हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1999 में रिलीज होने वाली मूवी डीप ब्लू सी को। ये एक सुपर हिट मूवी है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। इस मूवी का बजट था 60 मिलियन यूएस डॉलर्स और इसने कमाए थे 165 मिलियन यूएस डॉलर्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मूवी ने कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया था। इस मूवी के सीक्वल भी आए हैं जिनका मैं रिव्यू करूंगा अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मूवी को एक्सप्लेन भी करूंगा और फैक्ट्स भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मूवी के ब्रेकडाउन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं चार फ्रेंड्स को जो समंदर में अपनी बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ इनकी बोट से टकराई हो। ये लोग अचानक से अलर्ट हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और इनकी वाइन गिर जाती है समंदर के पानी में। अब मूवी में इनके नाम रिवील नहीं किए गए तो हम इनको कहेंगे कपल 1 और कपल 2। अब कपल 1 इस वाक़े के बाद सीरियस हो जाता है जबकि कपल 2 इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। तभी अचानक से कोई चीज़ इनकी बोट्स को नीचे से हिट करती है और इस बार इनका स्टीरियो गिर जाता है पानी में। वहाँ अचानक से खामोशी हो जाती है और ये होती है तूफान से पहले वाली खामोशी। अचानक से उनकी बोट को नीचे से तोड़कर बाहर आती है एक शार्क और वो सब पानी में गिर जाते हैं। वो लोग अपनी बोट में चढ़ने की कोशिश करते हैं मगर बोट काफ़ी हाइट पर होती है। इतने में शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है और उनको किल करने ही वाली होती है। तभी वहाँ एंट्री होती है मूवी के मेन हीरो कार्टर की, जिसका रोल प्ले किया है थॉमस जेन ने। और वो शार्क को शूट करता है हार्पून से और उसको वहीं पर ट्रैप कर लेता है और उन दोस्तों की जान को बचा लेता है। कार्टर की बात की जाए कि वो इतनी रात को समंदर में क्या कर रहा था, तो कार्टर एक मेरीन इंजीनियर है जो साइंटिस्ट को हेल्प करता है शार्क्स को हैंडल करने में, जो उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किस तरह के होते हैं ये आपको आगे ब्रेकडाउन में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ हम देखते हैं डॉक्टर सुजन को जो एक मेरीन बायोलॉजिस्ट है और वो रिसर्च कर रही अल्जाइमर डिसीज को क्योर करने के लिए शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट करके, ताकि वो उससे एक ऐसी मेडिसिन रेडी करे जो अल्जाइमर डिसीज को क्योर कर सके। और अगर वो ऐसा कर लेती है तो इनकी कंपनी इतना पैसा कमाएगी जितना इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ हम देखते हैं रसल को जो इस कंपनी एक्वाटिका का ओनर है और डॉक्टर सुजन की इस रिसर्च को फंड कर रहा है। वहाँ रसल डॉक्टर को कहता है इस रिसर्च पर वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि ये रिसर्च बंद कर दी जाए। वहाँ डॉक्टर रसल को कहती है मेरे पापा भी अल्जाइमर डिजीज की वजह से दुनिया से चले गए, उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बीमारी की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मुझे सिर्फ 48 घंटों का वक्त चाहिए, मैं एक ऐसी मेडिसिन बना दूंगी जिससे ये मर्ज ठीक हो जाएगा। अब यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। डॉक्टर सुजन काम कर रही है एक ऐसी मेडिसिन पर जो अल्जाइमर डिसीज को क्योर कर सकती है, मगर इस पर काफ़ी पैसा लगने की वजह से रसल की रिसर्च बंद करवाना चाहता है और डॉक्टर उससे ये कहकर मना लेती है कि सिर्फ 48 घंटों में मेडिसिन तुम्हारे सामने होगी। वहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रसल और डॉक्टर सुजन को एक प्लेन में जाते हुए, और वहाँ रसल उसको अपना और उसकी वाइफ का एक किस्सा सुनाता है कि वो कैसे एक बर्फ से भरे हुए पहाड़ पर फंस गए और वहाँ एक तूफान की वजह से उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। और वो ये भी कहता है हालात जैसे भी हों उनका डटकर सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। और हमें दिखाई जाती है एक जगह जो वर्ल्ड वॉर 2 में सबमरीन्स में फ्यूल भरने के लिए यूज होती थी, मगर अब वो एक रिसर्च लैब है जिसका नाम है एक्वाटिका। वहीं हम कार्टर को भी देखते हैं जिसने उन दोस्तों की जान बचाई थी और वो वहाँ उस शार्क को रेडी कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए जिसको उसने पकड़ा था। वहाँ डॉक्टर और रसल की मुलाकात होती है जेनिस से और वो भी एक मेरीन बायोलॉजिस्ट है और टीम की मेंबर भी है। वहाँ कार्टर शार्क के साथ स्विमिंग कर रहा होता है जिससे पता चलता है कि वो शार्क को हैंडल करने में कितना एक्सपर्ट है। वहीं हम देखते हैं उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को जो अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि आज होता है सैटरडे और सिर्फ कुछ ही लोग अपने घर नहीं जाते जिनमें इनकी टीम शामिल है। वहाँ जेनिस रसल को जिम से मिलवाती है और उस वक्त वो अपने आप को हल्का कर रहा होता है समुंदर में। वहाँ कार्टर बेहोशी के इंजेक्शन को रेडी कर रहा होता है और बात कर रहा होता है टॉम से जो अभी एक्वाटिका में न्यू है और इनएक्सपीरियंस भी है, मतलब उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कार्टर टॉम को बताता है कि शार्क को बेहोश करने के लिए 2 इंजेक्शंस फायर करने पड़े जबकि शार्क को 1 इंजेक्शन से बेहोश हो जाना चाहिए था। वहीं टॉम कहता है कि उसको 2 इंजेक्शन से मर जाना चाहिए था, जरूर तुम्हारा निशाना चूक गया होगा। वहाँ जेनिस रसल को लैब के बारे में बताती है कि लैब में 3 फ्लोर्स हैं जो पानी के नीचे हैं। सबसे ऊपर रहने का निज़ाम है, बीच में रिसर्च लैब है और सबसे नीचे इमरजेंसी एग्जिट है। वहाँ हम देखते हैं डॉक्टर सुजन को अल्जाइमर के ऊपर रिसर्च करते हुए और वहाँ पर आता है जिम और डॉक्टर से कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कहता है ये हमें मूवी में नहीं बताया जाता।
वहाँ सीन शिफ्ट होता है रसल और कार्टर पर, और रसल कार्टर से पूछता है कि तुम ये काम क्यों करते हो, इसमें इतना खतरा है। तो वो कहता है कि मुझे पानी पसंद है और इस काम में तनख्वाह अच्छी है। वहाँ कार्टर रसल को कहता है कि जो पूछना है साफ साफ पूछो, मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो। और वहाँ रसल के थ्रू हमें पता चलता है कि कार्टर स्मगलिंग में पकड़े जाने की वजह से 2 साल जेल भी जा चुका है। और रसल कहता है कि इस बात का क्या सबूत है कि तुम इस दवाई का फॉर्मूला कंपनी से बाहर किसी को नहीं बेचोगे। तो कार्टर कहता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और मुझे कोई शौक नहीं डॉक्टर की तरह कुदरत से खेलने का। अब यहाँ ये बात साफ है कि रसल को शक है कार्टर पर कि वो कंपनी की कोई भी रिसर्च बाहर किसी को बेचे नहीं। वहीं सीन शिफ्ट होता है किचन में और हमें नजर आता है एक और न्यू कैरेक्टर प्रीचर, जो एक शेफ है और उसको शार्क की भी थोड़ी बहुत जानकारी है ताकि वो मुश्किल हालात में वहां से बच सके। उसके साथ उसका एक तोता भी है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ हम देखते हैं टॉम शार्क्स को खाना डालने की तैयारी कर रहा होता है और कार्टर होता है पानी के नीचे उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। इतने में वो लोग डॉक्टर सुजन को बाहर बुलाते हैं, ये कह कर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और जब डॉक्टर बाहर आती है तो सब उनको सरप्राइज देते हैं क्योंकि आज डॉक्टर का बर्थडे है और वो काम में इतनी बिजी रहती है कि उसको अपना बर्थडे भी याद नहीं। जेनिस रसल को बताती है कि हमने शार्क को एक स्पेशल इंजेक्शन लगाए हैं जिससे उसकी इंटेलिजेंस 5 गुना ज़्यादा हो गई है, क्योंकि शार्क वक्त के साथ बूढ़ी नहीं होती, ना ही इनको कोई बीमारी लगती है। वहाँ कार्टर पानी से बाहर आ जाता है और डॉक्टर को बताता है कि शार्क्स अब अकेले अटैक नहीं करती बल्कि वो ग्रुप में अटैक करती हैं। तो डॉक्टर उसको कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कार्टर कहता है कि बड़ी शार्क ने 25 फुट की बोट की हालत ख़राब कर दी, तो मेरा परेशान होना जायज़ नहीं है। जब कार्टर उसको समझाने की कोशिश करता है तो वो उसको ब्लैकमेल करती है, ये कहकर कि अगर ये बात फ्रैंकलिन को पता चल गई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे और तुम्हारा पास तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं है, तुम्हें कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेदर न्यूज़ के मुताबिक समंदर के इस हिस्से में तूफान आने वाला है। इस बात को नज़रअंदाज करके वो सब चले जाते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए और शार्क के ब्रेन से प्रोटीन को निकालने के लिए, जिससे अल्जाइमर डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है। वहाँ काटा जाता है पानी में शार्क को ढूंढने के लिए। तभी शार्क उस पर अटैक करती है लेफ्ट और राइट से, मगर वो एल्यूमिनियम केज के अंदर होता है तो वो बच जाता है। मगर वहाँ हैरानी वाली बात ये होती है कि वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि शार्क ने देख लिया कि कार्टर के हाथ में गन है और वो वहाँ से चली गई। तभी शार्क उनके कैमरास पर अटैक करके उनको ख़राब कर देती है और उसी वक्त पावर ब्रेकडाउन हो जाता है और लाइट्स भी चली जाती हैं। अगर मैं इस सीन की समरी आपको बताऊं तो वो ये है, इन लोगों के एक्सपेरिमेंट से शार्क की इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसके साथ साथ उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्मार्टली एक्ट कर रही है। पहले उसने इन लोगों को कंफ्यूज किया, फिर कैमरा को तोड़ दिया और अब पावर ब्रेक डाउन करके लाइट को भी ऑफ कर दिया ताकि वो इन लोगों का आराम से शिकार कर सके। अब कार्टर फैंस का दरवाज़ा खोलकर शार्क के पास चला जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे एक शार्क है जिसका उसको नहीं पता, लेकिन कार्टर को इस खतरे का पता होता है कि शार्क स्मार्ट तो हो गई है। शार्क जैसे ही कार्टर के पास जाती है वो उस पर इंजेक्शन फायर कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब कार्टर ने असल में यहाँ पर शार्क को बेवकूफ़ बनाया, ये दिखा कर कि जैसे वो शार्क के जाल में फंस गया हो। अब वहाँ वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर सूजन शार्क के ब्रेन से वो सब सांस निकालती है और उसको अल्जाइमर पेशेंट के ब्रेन सेल में इंजेक्ट करके देखती है और इस सब मेहनत के बाद ये एक्सपेरिमेंट कामयाब साबित हो जाता है। वहाँ वो लोग खुश हो रहे होते हैं, इतना बड़ा मसला हल हो गया। तभी जिम शार्क के ज़्यादा क्लोज चला जाता है और शार्क उसका हाथ अचानक से काट लेती है, जबकि उस शार्क को तो बेहोशी के इंजेक्शंस दिए गए थे। कार्टर वहाँ से गन उठाता है उसको मारने के लिए, तभी डॉक्टर बटन को प्रेस करके उसको वापस पानी में छोड़ देती है और यहाँ हमें एहसास हो जाता है कि जिम सही था। जिम के कहने का मकसद यही था कि शार्क के ब्रेन से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका क्या नतीजा निकलेगा किसी को नहीं पता। अब जिम का एक हाथ शार्क ने खा लिया होता है और वो लोग मदद के लिए कॉल करते हैं और बाहर होता है बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर जिम को लेने आ जाता है, मगर तूफान होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता।
तो इसलिए वो जिम के स्टेचर को एक रोप से हेलीकॉप्टर से बांध देते हैं ताकि वो उसको ऊपर पुल कर ले। तूफान बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस ख़राब होने लगता है और थोड़ी देर बाद अचानक से मशीन जैम हो जाती है और वहाँ होता है एक नाइटमेयर। जिम की रोप लूज हो जाती है और वो गिर जाता है पानी में। तभी शार्क रस्सी को खींचने लगती है, इसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वहाँ हो जाता है टोटल केओस। वो सब लैब में जाते हैं और उनको नजर आता है जिम, जो पानी में है और जिंदा है और शार्क के मुंह में है। तभी ग्लास टूट जाता है और सारा पानी लैब में भरने लगता है। वो लोग भागते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं जेनिस को, जो रो रही होती है कि जिम उसका पार्टनर था। अब वह टाइम ज़ाया करने के बजाय कार्टर लैब के मैप को स्टडी करके लैब से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और उन सबको अपने साथ चलने का कहता है। तो वो सब पहुंच जाते हैं एक डोर तक। वहाँ वो डोर को ओपन करते हैं, तभी पीछे से समंदर का पानी अंदर आने लगता है और कॉरिडोर में भरने लगता है और वो लोग उस डोर के अंदर चले जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। ऊपर के सारे फ्लोर में पानी भर चुका है, तो उनका एग्जिट का रास्ता है सबसे नीचे वाला फ्लोर, जहाँ से वो इमरजेंसी एग्जिट से सरफेस तक जा सकते हैं। तभी वहाँ रसल कार्टर से पूछता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक शार्क मेटल के दरवाजे को तोड़ दे। तभी कार्टर कहता है कि अगर एक शार्क को छोटी जगह दी जाए तो वो ऐसा कर सकती है। अब आपने सोचा होगा कि इन सारे कॉरिडोर में पानी कैसे इंटर हो रहा है। इन सब के पीछे हैं वो शार्क्स, जो डॉक्टर सुसन के एक्सपेरिमेंट की वजह से काफ़ी समझदार हो गई हैं और उसकी फिजिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो हर दरवाजे को तोड़कर लैब में पानी भर रही है ताकि वो इन सब का शिकार कर सके। जैसे उसने जिम का यूज़ करके लैब की ग्लास को तोड़ दिया और लैब में अपनी तैरने की जगह बना ली ताकि वो इन सब का शिकार कर सके। वहाँ रसल डॉक्टर से पूछता है कि तुम लोगों ने शार्क के दिमाग के साथ किया क्या है। तो वो बताती है कि उसने और जिम ने मिलकर इल्लीगल तरीके से शार्क के ब्रेन के साइज को बड़ा किया और उसकी वजह ये थी कि नॉर्मली शार्क के ब्रेन में वो प्रोटीन नहीं होता जो उनको अल्जाइमर की ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। लेकिन अगर शार्क के ब्रेन को कुछ ड्रग्स यूज करके बड़ा कर दिया जाए तो वो प्रोटीन बनने लगता है और वो प्रोटीन अल्जाइमर के पेशेंट को क्योर कर सकता है। मगर उन सब का रिजल्ट ये निकला जो आपके सामने है। वो सब डॉक्टर को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनका प्लान था सबमरीन में बैठकर ऊपर जाना ताकि शार्क उनको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन जब वो जाते हैं सबमरीन की तरफ और वहाँ जाके उनको नजर आती है सबमरीन जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सीन शिफ्ट होता है शेफ पर, जो पानी से भरे कॉरिडोर में अपने तोते को ढूंढ रहा है और तभी उसके पीछे लग जाती है एक शार्क। वो जल्दी से किचन में छुप जाता है और चढ़ जाता है एक स्टील के कैबिनेट पर। शार्क किचन के अंदर आ जाती है और तभी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मिल जाता है जो बैठा होता है स्टील के कैबिनेट के ऊपर और फिर वो जाके बैठ जाता है एक पॉड पर जो फ्लोट कर रहा होता है। शेफ उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं आता। तभी वहाँ से एक शार्क निकलती है और तोते को फारिग कर देती है और तभी शेफ भी पानी में गिर जाता है और उसके बाद वो जाके बैठ जाता है एक ओवन में और शार्क ओवन के गिलास को तोड़ने का ट्राई करती है और इसी चक्कर में ओवन ऑन हो जाता है और शेफ होता है उसके अंदर। और अब अगर ये यहाँ से बाहर नहीं निकला तो इसका भी केक बन जाएगा। ओवन में गैस लीक हो रही होती है और उसके हाथ में एक एक्स होती है जिससे वो ओवन की रूफ को तोड़ने लगता है और वहाँ से ओवन का ग्लास भी टूटने लगता है जिसको शार्क बार बार हिट कर रही होती है। शार्क ग्लास को ब्रेक कर ओवन में घुस जाती है जिससे गैस लीक हो रही होती है। ब्रीचर किचन से बाहर आता है और लाइटर ऑन करके फेंक देता है शार्क की तरफ और शार्क का काम तमाम हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कार्टर पर और सबमरीन खराब होने की वजह से रसल का आइडिया होता है कि वो सब स्विमिंग सूट पहनकर समंदर से तैरते हुए ऊपर जाएं। मगर टॉम कहता है कि इस आइडिया में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शार्क काफ़ी स्पीड से स्विम करती है इंसानों के कंपैरिजन में। और उसका कहना होता है कि इनको लैडर से जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। वहाँ वो सब इतने मुश्किल हालात देखकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तभी रसल उनको अपना और अपनी वाइफ का किस्सा सुनाने लगता है। वहाँ वो उन सबको एक धमाकेदार मोटिवेशन दे रहा होता है कि अचानक से पीछे से एक शार्क आती है और उसको उसकी मोटिवेशन के साथ पानी में ले जाती है। उसके बाद कार्टर टाइम ज़ाया किए बगैर उन सबको लेके चला जाता है लैडर की तरफ
और अचानक से वहाँ पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर और जेनिस को लैडर पर चढ़ने का कहता है और टॉम को लेकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि शार्क अंदर ना आ सके। वो लोग लैडर पर चढ़ रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं शार्क का पीओवी। वो जाके हिट करती है उस डोर को जिसको कार्टर और टॉम ने अभी अभी बंद किया था। मतलब अभी तक जितने भी दरवाजे टूटे हैं वो सब शार्क ने ही तोड़े हैं। तभी वहाँ कार्टर के ज़हन में एक आइडिया आता है और वो उन सबको कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ सेकंड फ्लोर का दरवाज़ा खोलकर, ताकि अगर शार्क वो दरवाज़ा खोल भी दे तो पानी सेकंड फ्लोर से निकल जाए। और इतने में शार्क वो दरवाज़ा तोड़ देती है और कार्टर सेकंड फ्लोर का दरवाज़ा खोलकर 1 सेकंड से बच जाता है और ना शार्क उसको भी ले जाती। अब शार्क अंदर आ चुकी है और वहाँ धीरे धीरे पानी भर रहा है जिससे शार्क ऊपर आती जा रही है। अगर ये लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो शार्क इनको भी खा जाएगी। इतने में लैब में एक ब्लास्ट होता है जिससे वो लैडर लूज हो जाती है और अटक जाती है सेकंड फ्लोर के डोर पे। इस झटके से जेनिस का हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। कार्टर उसको बचाने का ट्राई करता है मगर बहुत देर हो जाती है और शार्क इसको ले जाती है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से भी आवाज़ आने लगती है और कार्टर को लगता है कि शार्क ने ऊपर वाले फ्लोर भी पानी से भर दिए हैं और अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग नाउम्मीद होकर बैठे होते हैं कि इतने में वहाँ एंट्री होती है शेफ की और वो उनको वहाँ से बचा लेता है। अब इन सब लोगों में बचे हैं कार्टर, डॉक्टर, टॉम और शेफ। इनके बाकी सारे टीम मेंबर्स एक एक करके मारे गए शार्क के हमलों में। अंदर आके वो लोग थोड़ी सुकून की सांस लेते हैं और वापस से सरफेस पर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। टॉम कार्टर से कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक वाटर पंप है, अगर हम उसको किसी तरह ऑन कर दें तो फर्स्ट फ्लोर से सारा पानी निकाल देगा और ये लोग इजीली सरफेस तक पहुंच जाएंगे। मगर मसला ये है कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पानी से भरे हुए हैं और वहाँ शार्क के होने का भी खतरा है। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से कार्टर रेडी हो जाता है और वो लोग निकल जाते हैं वाटर पंप की तरफ और पीछे रह जाते हैं डॉक्टर और शेफ। डॉक्टर सूजन जेनिस को याद कर रही होती है और फिर वो शेफ को कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने जिनमें रिसर्च पेपर्स हैं। शेफ डॉक्टर को कहता है कि इतने लोग मारे गए और आपको कोई परवाह नहीं। तो डॉक्टर कहती है कि रिसर्च दुनिया तक नहीं पहुंची तो इनकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कहकर डॉक्टर चली जाती है रिसर्च के पेपर लेने और सीन शिफ्ट होता है टॉम और कार्टर पर और कार्टर जाता है रिसर्च लैब में वाटर पंप ढूंढने और तभी वहाँ उसको नजर आती है जिम की डेड बॉडी और वो करने लगता है बहुत ज़्यादा पैनिक करके कार्टर ऊपर सांस लेने आता है और वहाँ टॉम उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो उसको नहीं बताता। अब यहाँ कार्टर अगर उसको बता देता कि उसने क्या देखा तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता। इस वजह से कार्टर यहाँ लीडर होने को प्रूव करता है। वहाँ शेफ एक कैमरा ढूंढकर अपनी रिकॉर्डिंग करने लगता है और वहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम शर्मन तेतली है और वो एडिक्ट था अल्कोहल का, जिसकी वजह से वो एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा डैड नहीं बन सका। तो उसको रिग्रेट है कि वो दोनों चीज़ों में नाकाम हो गया और फिर वो वही करने लगा जिसमें वो एक्सपर्ट था, यानी कुकिंग। मतलब उसकी पास्ट लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शेफ यहाँ बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि वो एक अच्छा डैड और अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका शराब पीने की लत की वजह से। अगर कोई खुश रहने की वजह उसके लिए रह जाती है तो वो है इस बात की उम्मीद कि वो यहाँ से जिंदा बच के निकल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है कार्टर और टॉम पर जो पंप को स्टार्ट करने आए हैं मगर समंदर के पानी की वजह से वो जैम हो चुका है। तभी टॉम और कार्टर किसी न किसी तरह पंप को स्टार्ट कर देते हैं और टॉम कार्टर को थम्स अप दे रहा होता है। तभी कार्टर टॉम के पीछे आने वाली शार्क को देख लेता है बट विद इन अ सेकेंड शार्क टॉम को अपने साथ ले जाती है और उसको मार देती है और उसके बाद पीछे लग जाती है कार्टर के। तभी कार्टर स्विम करके कॉरिडोर के डोर तक पहुंच जाता है और उसको ओपन कर अंदर चला जाता है और शार्क से बच जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई और अब सिर्फ ये 3 लोग बचे हैं इतनी बड़ी टीम के। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर पर जो रिसर्च की फाइल्स लेने अपने रूम में आई है और वहाँ हम देखते हैं कि वो जगह पानी से भरी हुई है। वहाँ इतना पानी होता है कि एक शख्स उसमें आराम से स्विम कर सके। डॉक्टर रिसर्च की फाइल्स को ढूंढ रही होती है तभी उसके पीछे आ जाती है एक शार्क और बहुत ज़्यादा डर जाती है मगर ये होती है एक्सपेरिमेंट वाली शार्क। और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक और फिन पर जो होती है असली शार्क। वो स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डॉक्टर एक टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। वो टेबल पानी के नीचे होती है और डॉक्टर को उसका एज नजर नहीं आता, इस वजह से वो उससे गिर जाती है पानी में। वो वहाँ पैनिक करते हुए चढ़ जाती है एक दूसरी टेबल के ऊपर और उसकी हाइट इतनी थी कि अब वो पानी में दोबारा नहीं गिर सकती। मगर मसला ये होता है कि उसके रिसर्च पेपर गिर जाते हैं पानी के अंदर और जैसे ही वो रिसर्च पेपर उठाने के लिए नीचे जाती है तभी शार्क उस पर हमला करने लगती है।
अब वो बच तो गई है मगर वो यहाँ पर ट्रैप हो गई है। तभी डॉक्टर की नजर पड़ती है एक बल्ब पे जिसमें होता है करंट। वो अपने कपड़ों का यूज करके सर्किट को ब्रेक करती है ताकि जब वो वायर पानी में डाले तो उसको करंट ना लगे। और जैसे ही शार्क उसके पास आती है तो डॉक्टर वो वायर पानी में डाल देती है और शार्क इलेक्ट्रिक शॉक से मारी जाती है। मगर इसका नुकसान ये होता है कि वो रिसर्च पेपर्स भी जल जाते हैं जो पानी में गिरे थे। अब यहाँ ये बात बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि इस रिसर्च में इतने लोगों की जान चली गई, कितने पैसे और वक्त बर्बाद हुआ और आखिर में वो पेपर्स भी जल गए जिसमें रिसर्च थी। वहाँ कार्टर और शेफ डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं और डॉक्टर को पता चलता है कि टॉम भी मारा गया। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक रूम में जहाँ कार्टर बताता है कि वो पूरी लैब पानी में डूब रही है और उन्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो लोग इस लैब में फंस कर ही पानी में डूब जाएंगे। मगर वहाँ पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, उसके लिए वो रूम को पानी से भर देते हैं जिससे प्रेशर कम होता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और अब शार्क उनका पीछा करने लगती है मगर उसका ध्यान हटाने के लिए उन्होंने पहले से ही प्लान किया था और उसके लिए वो यूज करते हैं कलर वाली स्मोक गैस जो होती है उनके ऑक्सीजन मास्क में। वो लोग सरफेस पर तो इजीली पहुंच जाते हैं मगर शार्क स्मार्ट होने की वजह से उनकी ट्रिक समझ जाती है और शेफ को पकड़ लेती है। कार्टर डॉक्टर को लेके ऊपर चढ़ जाता है और शेफ होता है शार्क के मुंह में और वो अपना क्रॉस उतार कर शार्क को स्टैब करने लगता है और स्टैब करते करते वो स्टैब कर देता है शार्क की आंख में जिससे शार्क उसको छोड़ देती है। अब कार्टर शेफ को पानी से निकाल लेता है और डॉक्टर उसको पट्टी कर देती है। कार्टर कहता है कि शार्क ने उन लोगों को उन्हीं की फेंस में यूज करके ट्रैप कर दिया ताकि वो उनका शिकार कर सके और खुले समंदर में जा सके। तो डॉक्टर कहती है हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें उस शार्क को मारना होगा। तो कार्टर कहता है कि पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है। कार्टर और डॉक्टर हार्पून को रेडी करते हैं और वो हार्पून में भर देते हैं बारूद। अब जैसे ही हार्पून शार्क को लग जाएगा डॉक्टर वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देगी जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होगा और ये आखिरी शार्क भी किल हो जाएगी। कार्टर शार्क पर एम कर रहा होता है मगर शार्क फेंस तोड़कर भागने की कोशिश करने लगती है। तभी डॉक्टर अपने हाथ पर कट लगाती है जिससे खून निकलने लगता है और गिरने लगता है पानी में। अब शार्क ब्लड को स्मेल करने की कितनी एक्सपर्ट होती है ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ डॉक्टर पानी में कूद जाती है ताकि शार्क उसके पास आ सके। जैसे ही शार्क डॉक्टर के पास आने लगती है डॉक्टर तैरते हुए ऊपर चढ़ने लगती है मगर वहां लगी स्टेप टूट जाती है और शार्क डॉक्टर को खा जाती है। इस तरह डॉक्टर भी मारी जाती है। अब कार्टर जो डॉक्टर को बचाने के लिए पानी में गया था शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कार्टर शार्क के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। इतने में अगेन एंट्री होती है शेफ की जो हार्पून उठाता है और शार्क पर शूट कर देता है। अब उसका एम तो सही शार्क पर लगता है मगर उसके बीच में कार्टर की थाई भी फंस जाती है और शार्क स्विम करके बाहर जाने लगती है। तभी कार्टर शेफ को कहता है कि वायर को बैटरी से लगाओ और शार्क के बाहर जाते वक्त ही कार्टर फेंस को पकड़ लेता है और शार्क आगे चली जाती है। उसी वक्त शेफ वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देता है और शार्क ब्लास्ट हो जाती है। कार्टर स्विम करके शेफ के पास आ जाता है और वहाँ वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी को। तभी शेफ कार्टर से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि हाँ वहाँ 3 शार्क ही थी? तो वो कहता है शायद 3 ही थी। तभी वहाँ देखते हैं कि वो लोग उनको बचाने आ गए हैं और यहाँ ये मूवी हो जाती है एंड। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा डॉक्टर की मौत को। शुरू में जब मैंने मूवी देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि अगर शार्क को डिस्ट्रैक्ट करना ही था तो ब्लड के ड्रॉप समंदर में डाल देती, खुद पानी में जाने की क्या जरूरत थी। यहाँ वो आराम से बच सकती थी। और ऐसा ही है अल्टरनेट एंडिंग्स में भी। इस मूवी के लास्ट सीन में डॉक्टर भी बच जाती है स्क्रिप्ट के मुताबिक मगर ऑडियंस को एंडिंग पसंद नहीं आई थी जिसकी वजह से एंड में सिर्फ कार्टर और शेफ ही बच जाते हैं और डॉक्टर को शार्क खा जाती है। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि डॉक्टर को मूवी में पोर्ट्रे इस तरह किया गया कि वो एक साइंटिस्ट है जो अपने मकसद के लिए सबका यूज कर रही है और उसकी वजह से कितने लोग मारे गए तो उसको भी मर जाना चाहिए। तो ये रिसर्च उसके कहने से ही चल रही थी वरना कब की बंद हो चुकी होती। अब आते हैं फन फैक्ट्स की तरफ। एक सीन में थॉमस जेन को रियल शार्क के साथ स्विम करना पड़ा था ताकि शूट में वो रियल लगे। इसके अलावा मूवी जब रिलीज हुई थी डीवीडी पर तो उसमें टॉम और रसल की डेथ में काफी गोर था जिसको बाद में एडिटिंग करके खत्म कर दिया गया। जो लाइसेंस प्लेट शार्क के दांत में मिली थी ये वही सेम लाइसेंस प्लेट थी जिसको जॉज 1975 में यूज किया गया था। मूवी की शूटिंग फॉक्स स्टूडियो के सामने उस कॉम्प्लेक्स में हुई थी। यहाँ टाइटैनिक 1997 की शूटिंग भी की गई थी।
मूवी में यूज होने वाली ऑरेंज सबमरीन सेम वही सबमरीन है जो इस फेयर 1998 मूवी में भी यूज हुई थी और इस मूवी में भी सैमुअल जैक्सन था। शार्क को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ था वो लिया गया एक पुराने बोइंग 747 से। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वजह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड टेक केयर।